नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास बहुत पुराने वाला नहीं, 2000 जब से राज्य बना है तब से अभी तक का इस राजनीतिक इतिहास पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आज फिर हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ मौजूद हूँ। कल तक की बात आप लोगों ने सुनी होगी। हम पहुंचे थे कि रमन सिंह सरकार में कौन कौन मंत्री बने। 2003 की बात है ये, 2003 दिसंबर के महीने में कौन कौन मंत्री बने रमन सिंह सरकार में, क्यों बने, किन लोगों को किस लिए बनाया गया, किस जाति के लोग नहीं थे उसमें, किस जाति के लोग कितने थे, इसकी भी कल हमने बात की थी। भाजपा के उस वक्त के एक नेता जो बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और भाजपा के खिलाफ एक चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव, ऐसे नेता वीरेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद थे, जिनको कि हमने अजीत जोगी का जो 2003 का विधायकों में तोड़ फोड़ करने वाला जो मामला था उसके वो गवाह थे, उसके किरदार थे। इसलिए हमने उनसे यहाँ बात करने के लिए उनको आमंत्रित किया था। वो मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में ही हमने मंत्रियों के ऊपर भी चर्चा कर ली थी कि किसे क्यों रखा गया था। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे पिछली बार। देखते हैं कहाँ तक मामला आगे पहुँच पाता है। अब थोड़े से दिन बचे हैं, अंताक्षरी जरा 2-4 दिन ही और चलेगी, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। रमन सिंह की सरकार बन गई 2003 में दिसंबर के महीने में। उसके बाद जो विधायक तोड़ फोड़ करने वाला, खरीदने वाला, रुपए पैसे देने वाला जो मामला हुआ था जी, उसको लेकर अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया था जी। निलंबित करने की एक वजह ये भी थी कि अजीत जोगी ने इस सिलसिले में सोनिया गांधी का नाम लिया था कि इस बात को सोनिया गांधी की मंजूरी है जी, ऐसा उन्होंने कहा था जी। सोनिया गांधी की मंजूरी है ऐसा कहने पे एक कानूनी जटिलता आ गई थी, इसको समझने की जरूरत है जी। मामला सीबीआई को गया था, वो बाद में गया, रमन सिंह सरकार बनने के समय बाद में गया। जोगी को पहले निलंबित कर दिया था क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के जो जानकार वकील थे उनको एक बात लगी थी कि विधायक खरीद फरोख्त, रुपया देना, 25-50 लाख रुपए की रकम सामने रख के जेटली जैसे वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आरोप लगाया था। जोगी की लिखी हुई चिट्ठी थी, उनकी टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, गवाह थे उसके बलिराम कश्यप और वीरेंद्र पांडे जैसे लोग जिनको तोड़ना अदालत में आसान नहीं होता गवाहों को। ऐसे मामले में जब जोगी ने अनधिकृत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम ले लिया था जी, तो सोनिया गांधी एक कानूनी खतरे में पड़ते दिख रही थी जी। तो पार्टी ने यह फैसला लिया कि पार्टी को जोगी के इस फैसले से, जोगी की इस हरकत से हाथ धो लेना है जी। पार्टी अलग है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो पार्टी ने अजीत जोगी को निलंबित कर दिया। बिल्कुल। ये मेरी जितनी याद है, बहुत ज्यादा लंबी याद नहीं है, लेकिन मेरी जितनी याद है जी, ये देश में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहला मौका रहा होगा कि एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है पार्टी का जी, उसको पार्टी ने निलंबित कर दिया था। याद है आपको ये पूरा सिलसिला? ये अब आपको बता रहा हूँ, ये कार्रवाई उसी दिन हुई थी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दिन तुरंत। अच्छा, हुआ ये था कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता हूँ वो लाइव हो रहा था, तो सोनिया गांधी ने पार्टी से उनको निष्कासित करना चाहती थी। हाँ। तो ऐसी चर्चा है कि उस समय अहमद पटेल उनके राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने थोड़ा हस्तक्षेप किया हाँ, कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं है, तो सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई बस हुई उनके खिलाफ। अहमद पटेल जोगी का बाद में भी साथ देते ऐसी चर्चा रहती थी कांग्रेस की गुटबाजी में जी। और अहमद पटेल सोनिया गांधी के बहुत करीब भी थे। उनके राजनीतिक सलाहकार थे वो, पार्टी में अलग अलग कई तरह के पदों पे रहे वो। लेकिन इस घटना के बाद से वो जोगी परिवार से वो विश्वास हासिल नहीं कर पाए जोगी, मतलब जो पहले थे सोनिया गांधी का विश्वास, सोनिया गांधी का। लेकिन मतलब, शशांक आप एक बात बतलाओ, आप ये बात बोल रहे हो इसके 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव हुआ जी, छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं थी नेताओं की, ढेर सारे नेता थे जी। क्यों पार्टी ने जोगी को फिर महासमुंद से अपना उम्मीदवार बनाया था? देखिए उस समय क्या हुआ था कि विद्याचरण जी पार्टी भाजपा में चले गए थे हाँ। उस समय एक तीर से 2 निशाना हो रहा था। विद्या जोगी जी
अहमद पटेल के माध्यम से ये हाईकमान को आश्वस्त कर रहे थे कि मैं इस सीट को जीत सकता हूँ, कि विद्याचरण को अकेले मैं ही हरा सकता हूँ। जो उस समय 7% वोट पाके एनसीपी ने कांग्रेस का रास्ता रोक दिया था सत्ता में वापसी का, तो उसको मैं हटा सकता हूँ। जिसने पूरा का पूरा राज्य खो दिया वो बोल रहा है ये सीट मैं जिता सकता हूँ, और पार्टी मान ली इस बात कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि विद्याचरण को भी मतलब सोनिया गांधी पसंद नहीं करती थी, ये बात साफ है। और लोग भी इनके फेवर में आए, जैसे वी जॉर्ज, हाँ, जो सोनिया के दूसरे सलाहकार थे, सचिव थे, और लोग और अलग अलग नेताओं के दबाव से पहले पवन दीवान का नाम फाइनल हो रहा था उस सीट महाकाउंट पे, लेकिन फिर मुझको थोड़ी सी हैरानी एक चीज की हुई जी। दिसंबर 2003 में पार्टी जोगी को निष्कासित करना चाह रही है, सोनिया गांधी निष्कासित करना चाह रही है, लेकिन जी लोगों के दबाव में निलंबित करके छोड़ दिया। जी, यहाँ तक तो ठीक था जी। 6 महीने के भीतर ऐसा किस पार्टी में कहाँ पे देखने में आता है कि जिसको आपने निलंबित किया है, जी, जिसने आपके नाम का बेजा इस्तेमाल किया है सार्वजनिक रूप से, जी, एक जुर्म में इस्तेमाल किया है, जुर्म में। जी, कल के दिन आप ही इस अखबार में काम करते हुए मेरे नाम का इस्तेमाल किसी जुर्म में करेंगे जी, कि सुनील जी ने 20 लाख रुपया वसूल करके लाने के लिए कहा है, तो भाजपा का सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, जी। तो मैं क्या आपको 6 महीने के भीतर यहाँ संपादक बना दूं? नहीं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही हैं। और हुआ ये था कि उस समय मेरी मोतीलाल वोरा जी से लगातार चर्चा होती रहती थी। वो भी बता रहे थे कि पवन दीवान का नाम फाइनल हो गया है और इनकी पार्टी में वापसी नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन अचानक दिल्ली में उनका दबाव इस तरह रहा है, जोगी जी के मित्रों की संख्या कम नहीं थी, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग उनके साथ आ गए, जो स्क्रीनिंग कमेटी में पहले विधानसभा चुनाव के वक्त थे। अहमद पटेल का दबाव वो था, वी जॉर्ज, ये तीनों चारों इतने वो प्रभावशाली लोग थे कि एकदम सोनिया इनकार नहीं कर पाई और उनको प्रत्याशी बना दिए, जो मेरी जानकारी है। अजीत जोगी का सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह का एक प्रभाव रहता था, आप इस बात को समझिएगा जरा, सोनिया गांधी का अजीत जोगी पे प्रभाव शायद कम रहता होगा जी। अजीत जोगी का प्रभाव सोनिया गांधी पे ज़्यादा रहता था जी। सोनिया ने कभी अजीत जोगी के नाम का बेजा इस्तेमाल नहीं किया था, अजीत जोगी ने किया था सोनिया गांधी के नाम का बेजा इस्तेमाल। जी। एक जाहिर तौर पर जो जुर्म दिख रहा था, जी। खरीदी बिक्री, सत्ता पलट, पार्टी में तोड़ फोड़, ये सब जी। उसमें इस्तेमाल किया था। जी। जो मुझको जो ध्यान पड़ रहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता का देश में सोनिया गांधी के नाम का ऐसा इस्तेमाल ये पहली बार हुआ था। पहली बार हुआ था। इसके बाद आपका ये कहना है कि पार्टी के कई नेता जो हैं जोगी के पक्ष में आ गए कि इनका निलंबन भी खत्म कर दे, 6 महीने के भीतर इनको लोकसभा का उम्मीदवार भी बना दे, टिकट भी दे दे। जी। बड़ी अटपटी बात थी ये, बड़ी अटपटी बात थी जब पूरा का पूरा राज्य ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। जी। मैं कहता हूं कि जोगी धरती के अकेले इंसान रहे होंगे जो विद्याचरण को हरा सकते थे। जी। लेकिन क्यों ऐसे इंसान को पार्टी में वापस लेके आए, क्यों इतनी जल्दी टिकट दिए? और बात यहीं पे नहीं रुकी, अगर उसके बाद का सिलसिला आप देखेंगे, आपको याद भी होगा, हम लोग चर्चा भी करेंगे आगे। जी। अजीत जोगी पार्टी के भीतर एक ताकत बने रहे, पार्टी के खिलाफ तोड़फोड़ करते रहे, उम्मीदवारों को हराते रहे, लेकिन पार्टी में बने भी रहे। वो पार्टी से उनको हटाना आसान नहीं रहा। जी। बहुत ताकत लगी लोगों को आखिरी तक जाकर। नहीं, उससे पहले जब निलंबन अवधि में भी उनकी सक्रियता कम नहीं हुई थी। हुआ ये था, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ तो 37 विधायक जीत के आए थे। 37 में ज़्यादा 25 से विधायक तो जोगी जी के साथ थे। हाँ। और उस समय क्या था, पीसीसी दफ्तर के लिए शैलेंद्र नगर में गजराज पगारिया का एक घर है, उसी को किराए पे लिया गया था, वहीं लगता था। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए बैठक हुई। बैठक से पहले मुझे याद है कि एक एक कर विधायक पुराने सीएम हाउस, जो सीएम हाउस में, चूँकि बंगला वो खाली भी नहीं किए थे, वहाँ विधायक मिल रहे थे जोगी जी से। जोगी जी पार्टी से बाहर थे इसके बाद भी। और फिर ऐसे ही चर्चा थी कि वहाँ पार्टी के बाहर थे लेकिन सीएम हाउस के भीतर थे। सीएम हाउस के भीतर थे। और फिर एक एक कर विधायक वहाँ गए,
बैठक में, तो ऐसी कुछ चर्चा थी कि विधायकों के बीच से ये मांग उठेगी कि सबसे राय ली जाए, इस तरह की कोई बात होगी, रायशुमारी हो। मोहसिना किदवई थी, श्यामा चरण जी, विद्या चरण जी और मोतीलाल वोरा उस समय के तभी प्रमुख नेता थे। लेकिन नंद कुमार पटेल जो उस समय माने जा रहे थे कि मजबूत दावेदार हैं, वही नेता प्रतिपक्ष, एक तरह से जोगी कैंप से उनका नाम सामने दिख रहा था। और रविंद्र चौबे बाहर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कोई भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा, पार्टी का आदेश मान्य होगा, ये उन्होंने कहा था उस समय। अंदर बैठक हुई तो एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया, हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया जाए और वहीं से फिर एक लाइन का मैसेज आ गया। एक्चुअली कांग्रेस में हाईकमान के ऊपर छोड़ने का अगर देखें ना आप, तो मेरे को इससे एक धार्मिक रिवाज याद आता है जी। जैसे थक हार के लोग पहुंचते हैं, ईश्वर अब सब तुम्हारे ही हाथ में है, हम तुम्हारी शरण में आ गए। आपको ध्यान है एक फिल्म में अमिताभ बच्चन भी रात में एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां उनकी माँ के साथ बचपन में जाते थे तो बाहर खड़े रहते थे, ऐसे नहीं जाते थे मंदिर में, ईश्वर को नहीं मानते थे। दीवार पे मैं भी उसी उम्र से नास्तिक हुआ हूँ, मैं भी नहीं मानता उसी उम्र से ईश्वर को। तो लोग जो हैं ऐसे अड़े रहते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन जो लोग मानते हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता हरता, ऐसे कुछ कुछ रहता है गाना, मुझको ठीक से मालूम भी नहीं है। कांग्रेस विधायक दल जो है ना, ये आखिर में जाके इसकी बैठक ऐसे ही समाप्त होती है। बिल्कुल। अधिकतर प्रदेशों में या सभी प्रदेशों में पूरा इतिहास गवाह है कि कुल देवी इष्ट देवी के लिए प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, अब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। हम तो मूर्ख हैं, हम तो पापी हैं। होंगे उसमें से खासी संख्या में मूर्ख और पापी हो सकते हैं, मुझको नहीं मालूम, मैं देखा नहीं हूं उनके जीवन को कि वो मूर्ख और पापी हैं या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भीतर विधायक दल में प्रार्थना इसी तरह की रहती है जी। नहीं, कई मौके ऐसे आए भी हैं, जैसे 93 में बाकायदा विधायकों से राय लेके अलग शक्ति प्रदर्शन हुआ था, कौन किधर क्या है। तो दिग्विजय सिंह जो बने थे, 2 कैंप बने थे, एक श्यामा चरण जी और विद्याचरण, बाकायदा चुनाव हुआ था, विधायकों के राय के आधार पे दिग्विजय सिंह बने थे। मेरे जैसा एक आध नास्तिक कोई उस विधायक दल में रहा होगा, इसलिए वो आरती और पूजा और समर्पण नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ का आप जो बता रहे थे 2003 का, हाँ, तो यहाँ पर रविंद्र चौबे ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उसको सारे लोग मानेंगे, और एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पार्टी को आदेश के लिए भेजते हैं कि पार्टी हमको आदेश करे, हम क्या करें, हमारे में तो समझ है नहीं, हमको तो जनता ने ही चुना है, अब पार्टी चुने किसको चुनना है, इस तरह का। तो पार्टी के पास चले गए, हाईकमान के पास। कुल मिला के वहाँ महेंद्र कर्मा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बने। जिन महेंद्र कर्मा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा था सन 2000 में, उन्हीं को आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारी कोशिश चल रही थी। और 2000 की चर्चा आपने पहले हमने की है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर याद दिला देता हूँ। इस 2000 में चर्चा यही आई थी कि सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को कहा कि रायपुर जाओ और जोगी को शपथ दिला के आओ। हिंदी में नहीं कहा होगा, आपस में अंग्रेजी में कहा होगा, मेरे पास शब्द नहीं आए हैं, भावना आई है, आप भावना समझिए मेरी। तो दिग्विजय यहाँ आके विद्याचरण के यहाँ मार भी खा लिए उनके बंगले पे, फिर भी जोगी को शपथ दिलाए और चले गए। यही हुआ था। बिल्कुल वही सोनिया गांधी के पास नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात चली गई। तो उस वक्त महेंद्र कर्मा को नहीं बना पाए थे मुख्यमंत्री, अभी उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बिल्कुल, आदिवासी राज्य था इसलिए जी। और बाद में उपनेता बने भूपेश बघेल। अच्छा, इसी उसमें भूपेश बघेल ही महेंद्र कर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चला रहे थे शुरू से जी। दिग्विजय सिंह की तरफ से शायद वो झंडा लेके ये चला रहे थे जी। क्योंकि मुझको नहीं लगता कि दिग्विजय के मर्जी के खिलाफ भूपेश ने कुछ भी किया होगा जी। इतना दोनों के करीबी संबंध थे जी। परस्पर बहुत ही प्रेम के संबंध थे दोनों के जी। और फिर उसके बाद उसमें प्रदेश कांग्रेस में थोड़ा सा बदलाव हुआ। रामानुज लाल यादव अध्यक्ष थे, हाँ, बाद में वो हटे और मोतीलाल वोरा अध्यक्ष बने।
इसलिए हटे क्या कि पार्टी इस बुरी तरह हार गई और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष चरणदास महंत जी बने। अच्छा, मोतीलाल वोरा के साथ। तो ये एक प्रयोग। तो मोतीलाल वोरा उस समय दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इतने बिजी नहीं थे? बिजी थे, लेकिन इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष का पद इसीलिए दिया उनको गया। अध्यक्ष बनाए और कार्यकारी एक अध्यक्ष रखा गया जी, जो पूरा संगठन चला सके। तो वो महंत जी को रखा महंत गया। जी को रखा। अच्छा। और इधर भाजपा में एक नया वो हुआ कि सब मंत्रियों का विभाग मिला, बंटवारा हुआ। बृजमोहन अग्रवाल को गृह मंत्रालय जैसा विभाग मिल गया, जो कि मुख्यमंत्री के प्रतिद्वंद्वी को कम ही मिलता है। अच्छा, अमर अग्रवाल वित्त, राजेंद्र पाल सिंह भाटिया परिवहन, गणेश राम भगवत आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, ननकी राम कृषि, कृष्णमूर्ति बांधी स्वास्थ्य, हेमचंद यादव इधर सिंचाई, विक्रम उटेंद्र जी स्कूल शिक्षा। इस तरह के विभाग, राम विचार नेताओं को आदिम जाति विकास मंत्रालय, कुछ इसको PWD, अजय चंद्राकर को संसदीय कार्य के साथ साथ पंचायत का विभाग दिया गया था, रेणुका सिंह को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया था। इस तरह का सब बंटवारा हुआ। और ये दौर चल रहा था। इसी बीच में एक सीलिंग आ गई थी 15% वाली। हाँ, जो विधायकों की जो संख्या है जिस विधानसभा में जी, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रख सकते। तो यहाँ 12 या 13 ऐसा कुछ एक असमंजस चल रहा था कि इसमें 12 है, क्योंकि आधा तो मंत्री नहीं बना सकते किसी को जी। तो 12 है कि 13 है, इस पे कानूनी राय ली जा रही थी। लेकिन 12 तो बना ही सकते हैं। अच्छा, ये साफ था। हाँ, और ये सब NDA सरकार के समय हुआ था। हाँ, अटल जी की सरकार लोकसभा चुनाव तक तो थी ही। 2004 में लोकसभा चुनाव जो हुआ जी, जो अभी आज से 6 महीने बाद अभी फिर होगा वो आम चुनाव जी, तो उस वक्त थे अटल जी जी, बिल्कुल। और वो तो खैर अलग है। उससे पहले लोकसभा के चुनाव भी आ गए। लोकसभा के चुनाव हुए तो जैसा कि अपन चर्चा कर चुके हैं कि जोगी जी की वापसी होगी एक प्रत्याशी के रूप में। लेकिन वापसी के साथ साथ एक हादसा भी हुआ जी। मेरे ख्याल से वो महासमुंद से चुनाव प्रचार से देवभोग से लौट रहे थे, मैनपुर के आसपास। महासमुंद यानी महासमुंद लोकसभा सीट से जी। जोगी जी महासमुंद संसदीय सीट के चुनाव प्रचार से लौट रहे थे जी। शायद वो गाड़ी में पीछे की सीट पर सोए हुए थे, लेटे हुए थे। रात का वक्त था, मेहनत बहुत करते थे, लेटे हुए थे जी। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, शायद पेड़ से टकराई गाड़ी, ऐसा कुछ हुआ। उस झटके में जोगी जी दोनों सीट के बीच में गिर गए नीचे। उनके रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। उनको फिर यहाँ लेके आए रायपुर लाके उनका MRI वगैरह हुआ। बिल्कुल। तो पता लगा कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है, आसान नहीं है इलाज उसका। बिल्कुल। उसका असर भी बहुत कुछ हो चुका था। बिल्कुल। उनके शरीर के कुछ हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था जी। मैं खुद रीढ़ की हड्डी के एक्सीडेंट से गुजरा हुआ हूँ, गर्दन की रीढ़ की हड्डी से, तो मैं जानता हूँ ये कैसा होता है। मैं जब एक्सीडेंट से गुजरा था, मेरे गर्दन के नीचे के पूरे बदन ने काम करना बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, लेकिन ठीक हो गया। तो आज आपके सामने फिर इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा हूँ। तो जोगी जी उस समय जख्मी हो गए और पूरा का पूरा माहौल जो है उन्हीं का MRI सेंटर, अस्पताल, इन्हीं सब पे फोकस हो गया था। बिल्कुल। चुनाव तब तक हो गया था? नहीं हुआ था। नहीं, मतदान नहीं हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया और जोगी जी आसानी से जीत गए। आगे किसी प्रचार की उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ। विद्याचरण लंबे से हारे थे, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास के वोटों से हारे थे महासमुंद से। विद्याचरण खुद भी बीजेपी के कैंडिडेट हो गए। बीजेपी के कैंडिडेट है। कांग्रेस छोड़ के एक समय वो जन मोर्चा में गए थे VP सिंह के साथ जी। उसके बाद कांग्रेस छोड़ के वो NCP में चले गए थे जी। फिर वो NCP छोड़ के BJP में आ गए थे। हाँ। उनकी जो राजनीतिक साख थी छत्तीसगढ़ में, व्यक्तिगत संबंधों से उनकी इज्जत जरूर होती थी विद्याचरण शुक्ल की जी। लेकिन एक सिद्धांतवादी राजनेता के रूप में उनकी साख जो है वो मिट्टी में मिल गई थी। बिल्कुल।
सिद्धांतवाद कुछ नहीं रह गया था, कोई सिद्धांत उनके नहीं रह गए थे। एक्चुअली में मेरे याद आ रहा है जब नेहरू, गांधी और इंदिरा की पार्टी के नेता जब बीजेपी में चले जाएं जी, तो वो आखिरी दरवाजा रहता है, उसके बाद फिर उनके लिए कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल। हाँ, उस समय भी जब ये प्रत्याशी बने थे भाजपा से, तो भाजपा के ज़्यादातर विधायक महासमुंद संसदीय क्षेत्र में उनके सहमत नहीं थे, एक तरह से काम ही नहीं किए। कई बार महासमुंद में विद्याचरण बीजेपी, जनसंघ, जनता पार्टी सबके खिलाफ लड़के आए थे। बिल्कुल। और इमरजेंसी के वो विलेन थे। बिल्कुल। तो इमरजेंसी के विलेन को भाजपा के विधायक कैसे बर्दाश्त कर लें? तो नहीं हो पाया था, तो लंबे से हारे वहां, लंबे से हारे और फिर जल्द ही उनको पार्टी से, वो पार्टी खुद ही छोड़ दी फिर, बीजेपी। अच्छा, हाँ। फिर कहीं गए थे कि बैठे रहे? नहीं, कुछ समय तक खाली रहे, मतलब सक्रिय कांग्रेस में आने के लिए फिर प्रयासरत रहे, फिर बाद में किसी तरह हो भी गया। तो ये बात की बात है। इन सब के बीच में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को अच्छी सफलता मिली थी, भले देश में सरकार नहीं आ पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीटें अच्छी मिली, 11-10 सीटें मिली। अगर पूरे देश में छत्तीसगढ़ के अंदाज में सीटें मिलती जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो एकमात्र कांग्रेस को एकमात्र सीट मिली थी, वो है महासमुंद की, अजीत जोगी के रूप में। अजीत जोगी लंबे समय तक बाहर रहे। पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर वो लंदन गए, लंदन में चला रहा। तो इन सब के बीच में अब ये सरकार में एक नई समस्या शुरू हो गई थी, वो थी विधायकों, मंत्रियों की संख्या कम करनी। तो पहले कुछ लोग नहीं बनाए थे, जैसे बद्रीधर दीवान, शिव प्रताप सिंह, उनको शामिल करने के लिए दबाव था। अब हटाने के लिए एक नई समस्या थी। जब लोगों को हटाना है लंबा चौड़ा लिस्ट को, हाँ, तो नया और कहाँ से लेके आए? जी, हाँ। तो उस दौरान ध्यान आ रहा है कि राम विचार नेताम, वो अपने घर में एक पार्टी रखे थे। अच्छा। आदिवासी विधायकों की। तो सामान्य पार्टी थी। राम विचार को बंगला वही मिला था क्या जिसमें बाद में अजय चंद्राकर भी रहे, सीएम हाउस के सबसे सामने वाला? शायद उसी में मिलते हैं। हाँ, तो वो उस पार्टी को लेके, उस पार्टी को लेकर पार्टी के भीतर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। केवल आदिवासी विधायक लाया था और किसी तरह के कोई कार्यक्रम नहीं था। तो एक छिटपुट मांग जो है छत्तीसगढ़ में शुरू से चलती आ रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। जोगी तो उस समय तक कोर्ट कचहरी से साबित नहीं हुए थे कि ये आदिवासी नहीं है, तो उनका मुख्यमंत्री रहना चल गया। लेकिन बीजेपी की सरकार जब बनी, उस वक्त भी एक तबका ये उम्मीद करता था आदिवासी मुख्यमंत्री, चूंकि कांग्रेस ने एक मिसाल रख दी थी आदिवासी मुख्यमंत्री की। हाँ। और आदिवासी क्षेत्रों में सफलता भी मिली थी, बस्तर और सफलता भी मिली थी। लोग कहते थे उसी इलाके के भरोसे सरकार बनी थी। तो इसको लेके काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। तो उस समय राम विचार को काफ़ी सफाई देनी पड़ी और एक कोर ग्रुप की बैठक हुई। ऐसी चर्चा थी कि वो मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा। राम विचार को। तो फिर जो रमन सिंह के दूसरे खेमे थे, जैसे बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, इन्होंने दिलीप सिंह जूदेव को तैयार किया कोर ग्रुप में। उस समय गिनती के नेता हुआ करते थे और ताकतवर थे। 5 थे। नंद कुमार साहब, दिलीप सिंह जूदेव, खुद मुख्यमंत्री न होने के नाते रमन सिंह, और सौदान सिंह और एक नेता और कोई थे, रमेश बैस, बड़े नेता। हाँ। तो इनको समझाया भाई कि किसी तरह ना हटे, ये आपको सुनिश्चित करना है, ठीक बचाना है। और तो फिर बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद जो क्षण के बाद में पता चला, तो पहला नाम था राम विचार को बाहर कर देते हैं। हाँ। एक नाम ऐसा करके। तो इससे पहले बोले ये दिलीप सिंह जूदेव, राम विचार क्यों जाएगा, अमर को बाहर करो। अच्छा। तो लकी राम जी वहाँ शांत पड़ गए। अच्छा, यानी राम विचार के नाम को जो घटाना है संख्या उसमें, तो उसमें दिलीप सिंह जूदेव ने कहा कि बाहर करना पहले अमर को करो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा माहौल
असहज हो गया, क्योंकि दिलीप सिंह जोधा किसी चीज़ के लिए जोर नहीं देते थे। और जिस फेवर में रहा तो थोड़ा न्यूट्रल हुए। फिर उसमें अंततः बात ये हुई, विक्रम उसेंडी, पूनम चंद्राकर, महेश बघेल, सत्यानंद राठिया और राजेंद्र पाल सिंह भाटिया बाहर हुए फिर। अच्छा, हाँ, उसमें बाहर हुए। ठीक है, तो राम विचार बच गए। ठीक है, तो अब इसमें ये हुआ कि अब इन लोग हटे हैं तो इनको कहीं न कहीं दिया जाए। तो राजेंद्र पाल सिंह भाटिया को CSIDC का चेयरमैन बनाया गया। और मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है जी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वसूली जो होती है जी, अघोषित जी, जो करोड़ों रुपए महीने की रहती है जी, उसका इंचार्ज भी इन्हीं को बनाया गया था। अब तो खैर वो नहीं है। आप थोड़ा अघोषित चीज़ों के बारे में बोलने में थोड़ा बचते हो, क्योंकि गैर जिम्मेदारी की बात हो जाती है। नहीं, लेकिन मुझको अंदाज है जी कि ये राजेंद्र पाल सिंह भाटिया को पहले विभाग क्या मिला था? परिवहन विभाग ही मिला हाँ जी। तो बस इनको मंत्री का नाम भर हटा दिए थे जी, लेकिन संग्रहकर्ता यही थे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के। बिल्कुल। और विक्रम उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष वगैरह बना दिया गया। बाकी 3 संसदीय सचिव बने, 4 लोग। अब इन सब के बीच में एक नया वो हुआ कि जोगी जी वापस आए और जोरदार स्वागत हुआ, अभूतपूर्व स्वागत हुआ। सैकड़ों गाड़ियाँ थी तैनात में, सारे विधायक अकेले सांसद रह गए थे। और इन सब के बीच में डोंगरगढ़ उपचुनाव भी हुआ था उसी से पहले। जो रमन सिंह विधायक तो थे नहीं उस समय। हाँ, तो उनको 6 महीने के भीतर लड़के आना था। ये पहले हो गए थे और रमन सिंह चुनाव जीत गए प्रदीप गांधी को, फिर वो लोकसभा टिकट देगी तो लोकसभा सांसद भी बन गए। ये हुआ मोटे तौर पर। अब इन सब के बीच में रमन सिंह बाकी मंत्रियों की तुलना में विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे प्रेम प्रकाश पांडे। गृह मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम जैसे दिग्गज थे जो सीनियर, जो मध्य प्रदेश सरकार में रहे। उनके मुकाबले काफ़ी जूनियर थे। केंद्र में मंत्री जरूर रहे लेकिन केंद्र के राज्य मंत्री के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता। तो ये अनुभव के मामले में बृजमोहन अग्रवाल वगैरह भारी थे और एक नया पावर सेंटर सरकार के बीच में तैयार हो गया था। तो इसको लेकर शुरुआती दौर में बहुत असहज रहे। ये बृजमोहन, प्रेम प्रकाश, अजय चंद्राकर, ऐसा कोई एक गुट बना था उस समय ये? जी बिल्कुल, इन तीनों का एक अलग वो फोरम बन गया था पार्टी के भीतर। और चूंकि गृह मंत्रालय था और पहली पोस्टिंग वगैरह जो IPS अफसरों की वो बृजमोहन अपना अग्रवाल के हिसाब से हुई थी। अभी के गृह मंत्री जैसा हाल नहीं था। अभी के गृह मंत्री, मैं वही कह रहा था कि नंद कुमार पटेल और थोड़े समय के लिए बृजमोहन अग्रवाल। उसके बाद गृह मंत्रालय एक तरह से CM के हाथ में ही रहा। सिपाही को भी करना है तो CM ही फाइल देखेंगे इस तरह का। तो ये स्थिति आई। तो अब उसमें कुछ टकराव भी शुरू हो गया था। अच्छा। प्रशासनिक कामकाज को लेके, जैसे बृजमोहन अग्रवाल एक ऑर्डर निकाल दे और अनुमोदन के लिए, कार्योत्तर अनुमोदन के लिए फाइल फिर CM को जाए। अच्छा, इस तरह का बड़ा तनावपूर्ण था। कार्योत्तर था। मुझे एक दूसरी चीज भी याद है, जितने सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे जी, जिस कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल और CM दोनों को रहना है मंच पे जी, तो डॉक्टर रमन सिंह पहले पहुंच जाते थे कार्यक्रम में। जब वो मंच पे पहुंचते थे उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल आते थे जी। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था कि CM आने वाले हैं जी, उनको पता रहता था, लेकिन वो शायद सुनिश्चित कर लेते थे जी कि जब CM पहुंच जाएंगे उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल आएंगे जी। एक पोस्टिंग को लेकर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा विवाद हुआ, मुझे ध्यान आ रहा है कि विनोद कुमार चौबे थी रायपुर में, एडिशनल SP थे, IAS अवार्ड भी हो गया था शायद उनको। IPS, हाँ IPS। उनकी पोस्टिंग बलरामपुर SP बना दी और वो CM के पास फाइल गई ही नहीं, सीधे ऑर्डर गृह मंत्रालय ने। हाँ, तो इसको लेके रमन सिंह नाराज हुए। तो बाद में उस समय ACS होम थे RP बगई, हाँ, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए, हाँ, जाके खेत प्रकट किया। ये तो कोऑर्डिनेशन का मामला था, कुछ इस तरह का हुआ। तो इसके अलावा, इससे ठीक पहले
परिवहन विभाग को लेके जैसे क्या होता है कि परिवहन में ज़्यादातर पोस्टिंग सिपाही या टीआई इस तरह के, तो वो गृह विभाग से ही जाता है। हाँ। पुलिस के ही रहते हैं। तो सीधे ऑर्डर होना शुरू हो गए थे कुछ। इन सारे पोस्टिंग में जी अनंत काल से, जी त्रेता द्वापर, जी। हर युग का मुझको मालूम है। मैंने उस समय भी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वगैरह थे उन लोगों से पूछा था, जी तो हर युग में जी सिपाही से लेकर आरटीओ तक, और जो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी इनको बनाते हैं आरटीओ, जी। आरटीआई बनाते हैं इंस्पेक्टर, जी इन सब का रुपया पैसा जो है, इसका रेट जो है, अभी जैसे आप एक पौवा खरीदने जाएंगे ना दारू दुकान में, तो रेट गड़बड़ हो जाएगा। छपा रहेगा मान लीजिए 60 रुपया, तो मिलेगा 70 रुपये में। आरटीओ में जो पोस्टिंग होती है उसका रेट कार्ड इतना फिक्स रहता है कि जिसकी हद नहीं। जी उसका पैसा फिक्स रहता है, कहाँ पे जाएगा, कौन करेगा, किसके पास पहुँचेगा। और ये आप ऐसा मत मान के चलिए कि भारत में लोकतंत्र आने के साथ हुआ है। ये द्वापर त्रेता के समय से आरटीओ पोस्टिंग में पैसा होगा ही, उसका रेट कार्ड ये बना हुआ है। पहले पुराने रेट कार्ड जो हैं आरटीओ के, वो शिलालेख पे मिलते हैं। वो कुछ प्राकृत और पाली वगैरह में लिखे हुए हैं कि आरटीआई का इतना रहेगा, चेक पोस्ट का इतना रहेगा, पाटेकोरा चेक पोस्ट का इतना रहेगा, सरायपाली चेक पोस्ट का इतना रहेगा। ये रेट कार्ड आपको भी पता होगा, पुराने मठ मंदिर के शिलालेख में भी इसका रेट कार्ड मिलता है। ये वैसे किसी भी पुलिस वाले की, मतलब पुलिस कर्मियों की यहाँ प्रबल इच्छा रहती है कि किसी भी तरह एक बार परिवहन विभाग में डेपुटेशन पे चले जाएं। हाँ। ताकि बाकी का जीवन उनका आसानी से निकल जाए। बिल्कुल, ये तो रहता ही है। बिल्कुल। अब इन सब के बीच में विधायकों का दबाव भी बढ़ गया, चूँकि 4-5 निकल भी गए थे नए लोगों, जैसे सीनियर बद्रीधर दीवान, बाल मुकुंद देवांगन, ये एक साथ पहली बार ऐसा हुआ जब 1.5 दर्जन विधायक दिल्ली पहुंच गए भाजपा के। उनकी नाराजगी राजेश मूणत को लेके थी, ऐसे जूनियर को क्यों रखे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे, तो इन्हें क्यों रखा गया, हमें क्यों नहीं, हम वरिष्ठ हैं। और उनका अपना तर्क था कि 77 में विधायक रहे हुए हैं। हाँ। इस तरह के कुछ अलग अलग थे। अच्छा, क्षेत्रीय संतुलन भी 77 में जो विधायक रहे हुए हैं वो तो मूणत से 1-1.5 पीढ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। बिल्कुल। तो अब मुझे ध्यान आ रहा था कि ये जब टिकट, उस समय विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, तो पूनम चंद्रा का ये तोड़ टिकट ऐसा करके में तोड़ सीट ये हरे ऐसा करके प्लेन में बांट रहे थे। अच्छा, प्लेन में बांट रहे थे। मतलब प्लेन से नहीं, मतलब सदन के भीतर ही। अच्छा, सदन के भीतर, मतलब सदन से मतलब परिसर में, लॉबी में। हाँ। ये तोड़ टिकट दिल्ली जाने के। अच्छा। तो वो उससे थोड़ा सा माहौल अलग टाइप से हो गया। हाँ। रमन सिंह समर्थक विधायक तो कम थे। हाँ। लेकिन लोगों के बीच में चर्चा में आ गई, विधायक क्यों दिल्ली जा रहे हैं। ये कुछ इसी तरह का है क्या कि अभी बाबा समर्थक विधायक कम थे और अभी भी विधायक लोग वहाँ गए थे। बिल्कुल। अभी सूर्यकांत तिवारी टिकट देता था। बिल्कुल उसी तरह। ये टिकट तोड़ है, ये टिकट तोड़ है। वो बिलाईगढ़ के विधायक का चंद्रदेव राय एयरपोर्ट पे सूर्यकांत तिवारी की आवाज कई लोगों ने रिकॉर्ड करके वीडियो मुझको दिखाया था। ए चंद्रदेव राय, ये डहराते हैं, ऐसा इस तरह का था। तो ये आप बतला रहे हो, ये नजारा जो है नया नहीं है, ये पुराना है जी। इतिहास अपने को दोहराता है जी। जो 2003 में 2004 में जो हुआ वो अभी 2018 में फिर से हो गया, 19 में 20 में। ऐसी चर्चा थी कि उस समय कि ये टिकट कराने के पीछे बृजमोहन खेमे का है। अच्छा, उस समय। हाँ। तो क्योंकि ये खेमा रमन सिंह को सीएम के रूप में पचा भी नहीं पा रहा था। हाँ। ये स्वाभाविक था। हाँ। शाब्दिक भी रहा था उस समय। और खैर दिल्ली गए तो बाद में ये हुआ कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद इनको मिल गया, बद्रीधर दीवान को। यानी इस खेमे को कुछ मिला जी, ऐसा जी। और सबसे बुजुर्ग विधायक भी थे। अच्छा, ये सब हुआ। इन सब के बीच में एक ये हुआ कि 2006 के आसपास 5-6 में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, उनकी डेथ हो गई, गुजर गए। तो वो एक कोटा सीट उनके निधन के बाद खाली हुई। अब कोटा सीट लगातार मथुरा प्रसाद शुक्ला
विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कुछ समय के लिए मथुरा प्रसाद दुबे था क्या नाम? मथुरा प्रसाद दुबे, हाँ। इनके मामा थे। हाँ। तो लगातार ये दबाव बन रहा था। कुछ समय के लिए नाम उस समय नीरजा द्विवेदी का भी उठा था। हाँ। तो पार्टी के भीतर चरणदास महंत जी और वो लोग चाहते थे कि उनके परिवार को मिले। अच्छा। आमतौर पर सहानुभूति एक बन जाती है। बेटे का नाम आया सुनील शुक्ला का। हाईकमान तकरीबन रजामंद भी था, लेकिन इसी बीच मनु स्मृति वाले मनु की पहली पसंद वही चल रहा था। जी। तो नहीं, आप जो गिना रहे हैं नाम मैं उसी से बोल रहा हूँ। नहीं, उसमें ये भी था कि उसमें लगातार ब्राह्मण विधायक बनते रहे। वही तो सुन रहा हूँ मैं। तो खैर, अब सुनील शुक्ला भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, तैयारी कर रहे थे, दौरा कर रहे थे। इन सब के बीच में अजीत जोगी, अच्छा वो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो आखिरी चुनाव था बहुत ले दे के जीते थे। हाँ। 1700 वोट के आसपास जीते पाए थे। तो ये अजीत जोगी का खेमा, अजीत जोगी खुद हाईकमान को ये बताने वो कामयाब रहे कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगा क्योंकि सरकार भाजपा की है और रेणु जोगी को देंगे तो मैं निकलवा दूंगा। कुछ इस तरह की बातें हुई। इन सब के बीच में चर्चा है कि सुनील शुक्ला पर कभी दबाव भी था, किसी तरह का प्रेशर भी था। वो बात कभी सामने नहीं आई। तो अंत में उन्होंने भी पीछे हट गए और रेणु जोगी प्रत्याशी बन गई। भाजपा ने, मेरे पास थोड़ी जानकारी है कि दबाव क्या था जी, लेकिन वो बहुत ही पारिवारिक मामला है, बहुत ही निजी मामला है जी। मैं चूंकि उसका गवाह था जी, उतने निजी मामले की मैं सार्वजनिक की चर्चा करना नहीं चाहता जी। लेकिन राजेंद्र शुक्ल और उनका परिवार ये किस तरह के दबाव में थे जी, ये मुझको मालूम है। वो दुख भरी कहानी है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन जो शशांक ने कहा है मैं हामी भर रहा हूँ उसमें कि ऐसा था, पर्दे के पीछे की कोई कहानी थी कि वो परिवार पीछे हट गया। ठीक कह रहे हो आप। तो और रेणु जोगी प्रत्याशी बनाने, तो हाईकमान ने फिर रेणु जोगी के नाम पर मुहर लगाई। भाजपा से वही प्रत्याशी थे भूपेंद्र सिंह ठाकुर, जो पहले लड़ चुके थे, उनको बनाया। ये चुनाव काफ़ी, अमर अग्रवाल को चुनाव संचालक बनाया गया। इससे बड़ा दिलचस्प कहानी आगे भी निकलती है। तो अब चुनाव प्रचार में ऐसा, ताकि कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी, जोगी जी ने, जोगी समर्थकों ने पूरी ताकत झोंकी। सारे विधायकों वहाँ, जो उनके सारे समर्थक विधायक वहाँ डटे रहे। भाजपा ने भी पूरे दांव पे लगाया अपनी उसमें। और अमर अग्रवाल चुनाव संचालक। इन सब के बावजूद करीब 25,000 वोट से हारे कांग्रेस पर भाजपा प्रत्याशी। सरकार भाजपा की रहने के बाद, जो कि राजेंद्र शुक्ल की जीत छोटी सी थी। जीत छोटी सी थी, वो इतनी बढ़ गई, जबकि सरकार प्रदेश में भाजपा की थी। तो वो काफ़ी भाजपा के नेता या सरकार एकदम दबाव में आ गई। उपचुनाव हारना भी अपने आप में पार्टी और सरकार के खिलाफ गया। बिल्कुल। जबकि वहाँ दिल्ली से हेमा मालिनी वगैरह सब प्रचार के लिए बड़े नेता आए हुए थे। राजनाथ सिंह की भी सभा हुई थी। कुछ इस तरह का था। आपको याद भी होगा मोतीलाल वोरा वाला एक किस्सा, कि मोतीलाल वोरा जी ने फ़ोन करके अजीत जोगी से पूछा भी था कि प्रचार के लिए कब आऊँ। तो उन्होंने 31 तारीख को बुलाया। जब कैलेंडर देखा तो 30 का ही महीना था। कुछ इस तरह का हुआ था। असल में मोतीलाल वोरा की मास अपील नहीं थी। वो अगर मंच से कुछ बोलें तो उसका बहुत ज़्यादा असर होना नहीं था। जी। दुर्ग का इलाका, नांदगांव का इलाका, जो कि उनका कार्य क्षेत्र रहा है। जी। रायपुर भी उनका कार्य क्षेत्र रहा है। जी। आपको याद है क्या? नहीं है याद कि रायपुर उनका कार्य क्षेत्र कैसे रहा? ठीक, मेरे ख्याल से किसी पेट्रोल पंप में कहाँ, मतलब नहीं जी, मैं थोड़ा सा लाइन से हट के बतला रहा हूँ आपको। मोतीलाल वोरा रायपुर में एमपी ट्रांसपोर्ट नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। वो ट्रक ट्रांसपोर्ट नहीं था, बस ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। रायपुर शहर के बीचों बीच जय स्तंभ चौक के पास उसका ऑफिस था। जी। उसमें काम करते थे मोतीलाल वोरा। अकाउंटेंट या मुनी में ऐसा कोई उनका काम था, मैनेजमेंट का काम करते थे। जी। ठीक है। तो वहाँ सैलरी पे
काम करते थे वो, वहाँ से उठ के वहाँ तक पहुँचे। मैं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ उनकी, उनके प्रति मेरे मन में निजी सम्मान है, कई वजहों से है। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ से शुरू किया था। मुझको बहुत अच्छे से याद है, एक बात आपको बतलाता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ा हुआ जो विभाग रहता है जी, उस विभाग के एक अधिकारी थे जी, उस विभाग के अधिकारी के घर पर एक सोफा पहुंचाना था जी, तो हाथ ठेले में सोफा पहुंचा वहां पे, और मोतीलाल वोरा जी एक स्कूटर पे, उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक कर्मचारी था जी, उसके साथ वहां आए। जी, ठेले से सोफा उतार के इन दोनों ने उस ट्रांसपोर्ट अधिकारी के घर के भीतर रखा। जी, ये मेरा देखा हुआ है। अच्छा। बात पुरानी है, थोड़ा असंभव किस्म की लगेगी, मेरा देखा हुआ है ये। मोतीलाल वोरा जी पहले समाजवादी थे। ये पहले समाजवादी पार्टी के थे जी, लेकिन निहायत ही शरीफ इंसान थे। मैंने बिल्कुल। किसी साजिश में शामिल नहीं देखा नहीं। उनको। बड़े विनम्र व्यक्ति। मेरे उनसे बहुत अपार मतभेद थे, मेरे उनसे बहुत मतभेद रहते थे, तनातनी रहती थी। जी, मैं उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको एकदम ही परेशान करने वाले सवाल करता था मैं रिपोर्टिंग जब करता था तो। जी, उन्होंने संबंध मुझसे कभी कटु नहीं किए। मुझको एक दो बार किसी निजी काम के लिए उनसे मिलना पड़ा, जी, किसी एडमिशन वगैरह का मामला था। उन्होंने निजी दिलचस्पी लेके वो काम कराया। उन्होंने कभी कटुता याद नहीं रखी कि सुनील जी आपने तो जिंदगी भर मेरे खिलाफ कई तरह की बातें लिखी, कई तरह का मजाक उड़ाया। जी, निहायत शरीफ इंसान थे वो। तो मोतीलाल वोरा, रायपुर से भी उनका इतिहास रहा, दुर्ग से भी रहा, राजनांदगांव से भी रहा। राजनांदगांव अविभाजित दुर्ग जिले का हिस्सा था। जी, तो ये दुर्ग जिले के समाजवादी नेता थे, बड़े नेता थे। सबसे ज़्यादा वोटों से पार्षद चुनाव जीत के आए थे, पार्षद से सफ़र शुरू किया था। हाँ। अब मैं उनसे एक बार पूछा था कि आप कांग्रेस में कैसे आए, तो बताए थे श्यामाचरण जी मुझे लेके आए थे। हाँ। ये भी श्यामाचरण जी क्यों लेके आए पता है कि नहीं आपको? नहीं, ये नहीं मालूम। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो नौकरी करते थे वो श्यामाचरण जी की कंपनी थी। अच्छा, अच्छा। एमपी ट्रांसपोर्ट। जी, उसमें तुलजाराम फतनानी नाम के एक व्यक्ति थे, सिंधी व्यक्ति थे। जी, उनकी साधु जैसी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। वो वहाँ बैठते थे। मोतीलाल जी उनके पहले काम करते थे। जी, सज्जन लोग थे, वो जमाना अलग था। ट्रांसपोर्ट से जुड़े नाम भी सज्जन रहते थे। अब छोड़िए, अब क्या बात करें ज़्यादा। जी, हाँ, तो शशांक आप बतला रहे थे जोगी जी का कि उन्होंने किसी तरीके से वोरा जी को टाला चुनाव प्रचार से, जी, लेकिन कोटा जीत गए। कोटा जीत गए। तो कोटा जीत गए तो कोटा जीतना रमन सिंह के लिए सदमे की बात रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद जी, पहला उपचुनाव था जिसको हारे ये। हारे। खुद जीते थे जी, बिल्कुल। डोंगरगांव। जी, तो खुद जीत गए और दूसरा चुनाव हार गए। जी, ये रहा। जी, इसको लेके एक बैठक भी हुई थी शायद जी, सीएम हाउस में जी। कि वो बात के किसी चुनाव नहीं, वो हारने बात को- के चुनाव के, बात की वो थी। हाँ। मैं उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मुझको भी लगा इतने जल्दी तो वो वाला तनाव नहीं आया था। वो तनाव आपको याद है ना किसकी बात कर जी, रहा मैं हूं बिल्कुल हाँ। वो अगले एपिसोड में आएगा। बाद में एक तनाव आया था बहुत बड़ा। जी, हाँ, तो चलिए, यहाँ से रेणु जोगी जीत गई। जी। अब इसके बाद एक बड़ा मामला और भी हो गया। हाँ, वो था प्रदीप गांधी को लेके। प्रदीप गांधी को लेके आहा। वो हुआ था संसद में सवाल उठाने के नाम पे पैसे लेते, कैमरे में कैद हो गए थे। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अच्छा। उसमें 5, 6, 7, 8 ऐसे 11 सांसद 11 थे। सांसद। एक उसमें- सांसद बच गए थे। उनका किस्सा मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, चूंकि बच गए थे तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किस्सा बतलाऊंगा। जी, 11 सांसद। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ दिल्ली में। उस स्टिंग ऑपरेशन में एक एक सांसद के घर गए लोग, खुफिया कैमरों से लैस होके। जी, उनसे कहा कि हमारे संसद में कुछ सवाल पूछने रहते हैं, जी, आप अगर कहेंगे तो हम आपको सवाल दे देंगे, वो सवाल पूछ लेंगे तो हम आपको उसका पैसा दे देंगे। जी, बहुत बड़ी रकम नहीं थी, नहीं। 50,000 रुपया जैसा था मामला। जी, उनके ट्रैप में 11 सांसद आ गए। जी, उनके पास ना सवाल थे न कुछ था।
थोड़ा सा पैसा था, स्टिंग ऑपरेशन था, यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हो गया। बिल्कुल। इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देश के इतिहास में कोई नहीं हुआ था आज तक जी। इसमें प्रदीप गांधी राजनांदगांव के सांसद थे। प्रदीप गांधी से मेरा बड़ा अच्छा संबंध है। ऐसा संबंध है कि रायपुर के गुड़ियारी में जहाँ मेरे दादा रहते थे वहीं 2-3 मकान छोड़ के प्रदीप गांधी के मामा वगैरह रहते थे। ऐसा जी। तो हम दोनों का ननिहाल और दादा का घर ये अगल बगल जैसा है, ऐसा प्रदीप गांधी से मेरा संबंध है। लेकिन देखिए, कड़वी बात भी अगर है तो इतिहास का जिक्र करेंगे तो करनी पड़ेगी। तो मुझको अच्छा नहीं लगता है प्रदीप गांधी के बारे में, लेकिन बतला रहा हूँ आपको। प्रदीप गांधी भी इसमें फंसे, पैसे का मोह थोड़ा ज़्यादा था। आपको याद है ना जी। जो 11 सांसद फंसे थे, सबके वीडियो आए कि किस तरीके से पैसे का मोल भाव हो रहा है। पैसा लेने लगे लोग, ले डाले थे पैसा लोग। बिल्कुल। प्रदीप गांधी ने बड़ी दिलचस्प बात कही थी। प्रदीप भाई सुन रहे होंगे तो माफ करना। प्रदीप गांधी ने जो आए स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पैसा देने के लिए, उन्होंने उनको कहा कि क्या आप हर सवाल का पैसा बार बार दोगे, हर बार आप महीना फिक्स कर दो। ये है वीडियो में, आप महीना बांध दो। बड़ा हैरान करने वाली बात थी। ये पूरी की पूरी बात रिकॉर्ड हो गई संसद में, बाद में जांच हुई इसकी, कमेटी बनी, बड़ी कमेटी बनी। संसद के इतिहास में इतनी बड़ी कमेटी नहीं बनी थी कभी। बड़ी कमेटी बनी, उसने जांच की, उसने सारे आरोपों को सही पाया, इन लोगों की सदस्यता खत्म कर दी 11 लोगों की। अब 11 में 6 अकेले भाजपा के थे। 11 में 6 अकेले भाजपा के थे। सुचिता, ये शब्द याद है ना आपको? लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो भाषण में 250 शब्द बोले तो उसमें 2 बार सुचिता बोलते हैं वो। मैं इसका मतलब ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन बीजेपी के भाषण में इतनी बार आता था। फिर मैंने डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश की। हिंदी मेरी कमज़ोर है, मैं सड़क की भाषा बोलता हूँ, लेकिन सुचिता का मतलब कुछ साफ सुथरा चरित्र, इस किस्म का कुछ मतलब था उसका। खैर, उस पार्टी के ही सबसे ज़्यादा सांसद निकल गए। अब मैं जो एक किस्सा सामने नहीं आया था उसको बतलाऊं क्या इससे जुड़ा हुआ? बिल्कुल। एक और सांसद थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भाजपा के कितने थे? 10। तो बोलने में दिक्कत नहीं है। फंसे केवल प्रदीप गांधी। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग जो हैं, ये छत्तीसगढ़ के एक और भाजपा सांसद से इनकी बात हो गई। वो भाजपा सांसद इनका वेट करते बैठे रहे, वो भी पैसा लेने बैठे थे। ये जब जा रहे थे उसके घर तो उन्होंने कहा देखो टाइम पे आ जाना, मेरी ट्रेन है, मैं उससे निकल जाऊंगा, ट्रेन छूट जाएगी नहीं। तो उन्होंने कहा बस हम आपके घर आ रहे हैं। और जिस गाड़ी में ये जा रहे थे वो गाड़ी पंक्चर हो गई। तो गाड़ी का चक्का वक्का बदलने में, ये सब में उनको जो आधा घंटा लग गया, तो छत्तीसगढ़ के उस भाजपा सांसद के घर जो लोग जब पहुंचे तो सांसद महोदय निकल गए थे स्टेशन के लिए। उस दिन वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो पाया तो ये सांसद बच गए। भाजपा के एक सांसद छत्तीसगढ़ के ऐसे थे, मैं ये भी नहीं कहता कि इन्होंने पैसा ले लिया था, हो सकता है स्टिंग ऑपरेशन के पहुंचने पर ये मना भी कर देते कि नहीं मैं नहीं लूंगा भाई, मैं पैसा लेके सवाल नहीं पूछूंगा। बिल्कुल। लेकिन वो बच गए, उस दिन स्टिंग ऑपरेशन से बच गए वो और इंतजार कर रहे थे वो। अब चूंकि बच गए, आज हैं भी नहीं, तो मैं उनका क्या नाम लूं, उनका नाम क्यों खराब करूं? बच गए उस दिन वो। इसमें से एक और चीज़ है, एक सांसद ऐसे भी थे जिनके पास ये टीम गई थी और उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया। ऐसा? मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ये सब मेरे से नहीं होगा। एकदम उठा दिए, वापस कर दिए। ये बीजेपी के थे? बीजेपी के ही थे, छत्तीसगढ़ के। और वो आज भी सांसद हैं छत्तीसगढ़ के। तो अच्छे आदमी का नाम गुहाराम अजगले, दलित सांसद, अनुसूचित जाति के, जो यहाँ से आते हैं। इनके पास भी गए थे पैसा? इनके पास भी गए थे, इन्होंने मना कर दिया था लेने के लिए। मना कर दिया था। मुझको ये बात ठीक से याद नहीं थी, आपसे ही मुझको याद आ रही है ये। बिल्कुल। अब आप देखिए, ऐसे भी सांसद थे। एक सांसद थे प्रदीप गांधी, बोले महीना बांध दो, बार बार क्या पैसा दोगे हर सवाल के ऊपर।
एक सांसद ऐसे थे जिन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया, और अनुसूचित जाति के सांसद, इनके नाम की बड़ी चर्चा नहीं है, ये अभी भी सांसद हैं। अभी भी सांसद हैं और बहुत सामान्य परिस्थिति के थे उस समय भी। ऐसा यानी ऐसा भी नहीं था कि इनके घर में बिल्कुल, करोड़ों थे बिल्कुल। और मैं क्या 50,000 लूंगा, हाथ का मैल है, वैसे वाले बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने अच्छा बतलाया, ये मुझको भी याद बात या तो याद नहीं थी या मालूम ही नहीं थी, तो ये शशांक से मुझको अभी पता लगा। तो ये इसमें प्रदीप गांधी की सदस्यता खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा जी, फिर वहां से बाई इलेक्शन हुआ। जी, वो उसमें ये है, उस समय उनका नेता प्रतिपक्ष थे उस समय विपक्ष के लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माना सांसदों ने किया है जो भी किया है वह भ्रष्टाचार था। हाँ। उससे भी अधिक ये मूर्खता ठीक है। हाँ। ये उनका बयान था। हाँ। तो और इसमें मैं एक और बात बताऊं, ये मामला कोर्ट में भी गया था जी, सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद से जुड़ा हुआ मामला है बिल्कुल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल पूछने का पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये संसद जाने। जी, यहाँ कोई कानून हमारे पास नहीं है जी, कि संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा लेना, उसके ऊपर हम किसी कानून के तहत कार्रवाई कर सकें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस समय माना था। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी देता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर आ गया है। अच्छा, हाँ जी, इसको कुछ और पहलुओं के साथ जोड़ के लाया गया है, अभी विचार फिर से चल रहा है, बड़ी बेंच इस पे सुनवाई कर रही है जी, कि संसद के भीतर का जो आचरण है, सांसदों का जो आचरण है, जी, क्या उसमें बाहर के कानून लागू हो सकते हैं कि नहीं। जी, आपने सदस्यता तो खत्म कर दी, जी, लेकिन जो पैसा लिया था उसकी कोई सजा नहीं मिली। जी, आप समझ रहे हो ना बात को। जी, कल के दिन किसी संस्थान का कोई कर्मचारी जी, अगर कोई जुर्म करते पकड़ाए जी, तो उसको नौकरी से निकाल देना काफी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसको सजा भी तो होना जरूरी चाहिए। है। देश के कानून के हिसाब से इनमें से किसी कोई सजा नहीं हुई थी जी, ये। लेकिन गुहाराम अजगले का आपने बहुत अच्छा बताया जी। था, उनको एक बार बुलाइएगा, अपन बिल्कुल पूछेंगे बिल्कुल उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी एक हम ऐसे मोड़ पे पहुंचे हैं जिसमें एक बड़ा नाटकीय मामला सामने आना है, जी, जो एक सलवा जुडूम शब्द पूरे दुनिया में फैला था। जी, इसी सरकार में, इसी कार्यकाल में, रमन सिंह के इस कार्यकाल में जी, ये सलवा जुडूम शब्द उछला था। जी, ठीक है जी, लेकिन वो लंबी कहानी है। जी, उस लंबी कहानी को बतलाने के लिए मुझको थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को और जोड़ना पड़ेगा। जी, उसको आप समझ लीजिए। मैं आज जरा सी चर्चा भर कर रहा हूं आपसे। वो चर्चा ये है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन कौन हुए। 2000 में राज्य बना। जी, पहले राज्यपाल हुए दिनेश नंदन सहाय, जी, रिटायर्ड आईपीएस थे। जी, दूसरे राज्यपाल हुए कृष्ण मोहन सेठ, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी से रिटायर हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल यानी ये सबसे ऊपर वाली कुर्सी के ठीक नीचे की 2 नंबर की पोजीशन रहती है। इतने बड़े रिटायर्ड अफसर थे। इनके बाद में आए ESL नरसिम्हन, जी, ये रिटायर्ड आईपीएस थे जी, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होके वहां से रिटायर होके यहाँ आए। रायपुर है। जी, इनके बाद आए शेखर दत्त। जी, शेखर दत्त जो हैं मिलिट्री में रहे हुए हैं, सेना में रहते हुए, आर्मी में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 65 का जंग लड़ा था। तो ये वर्दी वाले ये भी थे, फौजी वर्दी वाले थे ये। जी, IAS भी थे लेकिन उसके पहले फौजी वर्दी के थे। फौज में नौकरी इन्होंने की थी, युद्ध लड़ा था, इसलिए IAS में जब ये आए तो इनको कुछ साल की सीनियरिटी मिली थी। जी, अपने बैच के लोगों से ऊपर इनका बैच हुआ था तय। जी, RP बगई भी वैसे ही थे। अब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। शशांक, आपने बड़ा दिलचस्प नाम लिया है। जी, ये याद रखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के पहले 4 राज्यपाल पुलिस या फौजी वर्दी वाले थे। 2 पुलिस वर्दी के थे, 2 फौजी वर्दी के थे। जी, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे हम जो कहानी बताएंगे उसमें इसका बड़ा रोल रहेगा। और जो शशांक ने बीच में कह दिया जी, कि RP बगई जो चीफ सेक्रेटरी थे, जी, पहले चीफ सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन चीफ सेक्रेटरी थे। पहले रमन सिंह के इस कार्यकाल में वो चीफ सेक्रेटरी थे। जी, जी, वो भी
रिटायर्ड फौजी थे जी जिनको एक्स सर्विस मैन कहा जाता है, बिल्कुल जिनके बारे में अभी छत्तीसगढ़ के एक रिटायर्ड आईपीएस ने कहा है कि इनको एक्स सर्विस पर्सन कहा जाए, जी क्योंकि महिलाएं भी तो फौज से रिटायर होती हैं। जी बिल्कुल ये इतने पुरानी वर्दी वाले जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और रमन सिंह पहली बार के मुख्यमंत्री थे। जी इन सब का सलवा जुडूम से क्या रिश्ता था, इसको बतलाने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम कल आपके बीच आएंगे। रमन सिंह सरकार के थोड़े से काम, थोड़ा सा दौर, जी यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं अभी। जी लेकिन ये प्रदीप गांधी वगैरह की और खासकर गुहाराम अचकले की चर्चा बड़ी अच्छी रही। बिल्कुल सलवा जुडूम क्या था, कैसे शुरू हुआ, कौन लोग उसके पीछे थे, और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इतने फौजी और पुलिसिया राज्यपाल और एक रिटायर्ड फौजी जी चीफ सेक्रेटरी रमन सिंह को मिले थे, इन सब का क्या हुआ, क्यों और सलवा जुडूम यहाँ चालू हुआ, कैसे हुआ, मैं उसमें थोड़ा गवाह भी था। मैंने एक बार पहले कहा है, जी लेकिन उसको मैं अगले बार कहता हूँ आपको। अगला एपिसोड जो है इससे ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। सलवा जुडूम जो विश्व कुख्यात आंदोलन था, विश्व कुख्यात, जी जिसमें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों 50-50 के पार्टनर थे, बिल्कुल जिसमें कि महेंद्र कर्मा और रमन सिंह दोनों ने मिलकर एक भागीदारी फर्म जैसा बनाया था बिल्कुल सलवा जुडूम को, ऐसा ही था। बिल्कुल ये बड़ा दिलचस्प है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में अकेली फर्म है जिसमें कांग्रेस और भाजपा के राज्य के दो सबसे बड़े नेता, इधर मुख्यमंत्री इधर नेता प्रतिपक्ष, दोनों मिलकर सलवा जुडूम शुरू करते हैं। इसके ऊपर विधानसभा में क्या चर्चा हो सकती थी? आप किसी लोकतंत्र में ऐसा सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों एक हथियारबंद आंदोलन के मुखिया हों, दोनों मिल के चला रहे हों, उस पर विधानसभा क्या चर्चा कर सकती थी? इन सब बारे में हम कल, मैं और शशांक फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सिलसिला जब तक चला सकेंगे चलते रहेगा। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। आपकी बातों को हम गौर से पढ़ते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी अगर ये लिंक भेज सकें तो भेजिएगा। फिलहाल मैं एक छोटी सी अपील करूंगा कि अगर आप सिगरेट तंबाकू खाते पीते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ खाते पीते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहिए। मेरे दो कैमरा पर्सन में से एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहा है, मैं नहीं जानता क्या बात है। बच के रहिएगा, कैंसर छोड़ता नहीं है। सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा वाले लोगों को बच के रहिएगा। और कैंसर केवल मरीज को नहीं मारता है, पूरे परिवार को मार डालता है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। फिर मिलते हैं।